आजमगढ़ वासियों, ये क्षेत्र, ये चुनाव मेरे लिए कोई सांसद बनने मात्र का रास्ता या माध्यम नहीं है। आप सभी के आशीर्वाद से, मैनपुरी और बदायूं की जनता के आशीर्वाद से, नेताजी की असीम अनुकंपा के माध्यम से मुझे सांसद तो 3-3 बार रहने का भी मौका मिल गया। मैनपुरी के लोगों ने भी सबसे कम उम्र में मुझे चुन के भेज दिया था और 14वीं लोकसभा का मैं सबसे यंग एमपी होने का सौभाग्य आजमगढ़ के लोगों, आप सबके सहयोग से मुझे मिला। सदैव नेताजी को जब मैनपुरी लड़ना हुआ, नेताजी ने मुझे बदायूं भेजा और 15 साल तक बदायूं की अनवरत राजनीति मैंने की। और आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि चाहे हमारा मैनपुरी क्षेत्र रहा हो, चाहे बदायूं क्षेत्र रहा हो, दोनों ही क्षेत्रों की जनता के बीच पूरा दिलों तक बैठने के बाद आज मैं आपके बीच पूरा अनुभव लेके आया हूं। साथियों, आजमगढ़ के लोगों में आज आपको भरोसा दिलाता हूं, ये केवल चुनाव जीतना, राजनीति करना, सांसद बनने तक सवाल नहीं है। क्योंकि आप लोग नेताजी के दिलों में बैठे हुए लोग हो, आप लोगों को माननीय अखिलेश यादव जी दिल से मानते हैं, तो मेरा प्रयास होगा, चुनाव तो आप जिता दोगे, मुझे कोई शंका नहीं है। चुनाव जीतने के बाद मेरा प्रयास होगा कि आजमगढ़ के एक एक व्यक्ति के दिल में जब तक स्थान नहीं बना लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सदैव नेताजी ने जो राजनीति सिखाई है, कोई राजनीति ऐसी वैसी नहीं सिखाई है कि राजनीति केवल पद पाने का, प्रतिष्ठा पाने का माध्यम हो। ऐसी राजनीति सदैव नेताजी ने मुझे नहीं सिखाई है। मेरे साथियों, नेताजी ने राजनीति वो सिखाई जिस राजनीति के माध्यम से एक जनप्रतिनिधि जब तक जनता के सुख में सुखी और दुख में दुखी न रहे तो वो सच्चा जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता। सदैव नेताजी ने मुझे सच्चे जनप्रतिनिधि के तौर पे राजनीति करना सिखाया है। और चूंकि आज ये नामांकन का अवसर है, पूरे जिले की 10 विधानसभाओं के जिम्मेदार साथी बैठे हैं, आप ही सबको जाके क्षेत्र में प्रचार प्रसार करके लोगों को मनाना है, समझाना है। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ता साथियों के बीच, अपने नेता साथियों के बीच वो सब बातें कहना चाहता हूं जो मेरे दिल में है। मेरे भाइयों, मेरे दिल में इस बात को लेके है कि जिस क्षेत्र को सदैव नेताजी ने इतना माना हो, उस क्षेत्र के लोगों की सेवा करने में किसी तरह की कोई कमी रह गई तो मैं मान लूंगा कि मेरी राजनीति में, मेरे परिवेश में कोई गलती थी। मेरा प्रयास होगा मेरे आजमगढ़ के भाइयों, क्या आप सबकी इतनी दिल से सेवा कर सकूं, आपकी इतनी मेहनत से सेवा कर सकूं, आपकी इतने अपनेपन से सेवा कर सकूं, आप लोगों की जज्बातों के साथ सेवा कर सकूं, ये मेरा ईमानदारी से प्रयास होगा मेरे आजमगढ़ के साथियों। आजमगढ़ के भाइयों, ये कोई मामूली सरजमी नहीं है। जहां स्वर्गीय राम बच्चन जी ने समाजवादी झंडे को शुरू किया था, वहीं स्वर्गीय ईश दत्त जी को इस मौके पर याद करना मैं नहीं भूलूंगा। स्वर्गीय ईश दत्त जी के दिलों में जो बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों की जब तक दिल से सेवा न कर दूं, जब तक इस क्षेत्र के लोगों की बहुत ईमानदारी से सेवा न कर सकूं, आजमगढ़ के लोगों, ये मेरे लिए कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं, ये मेरे लिए उस मंदिर के तौर पे है जिस मंदिर की रात दिन पुजारी सेवा करता है। पुजारी बन के आपकी सेवा करने का काम, जिस तरीके से पुजारी रातों दिन सेवा करता है, आजमगढ़ के लोग हमारे लिए देवतुल्य हैं। केवल इसलिए देवतुल्य नहीं है कि मैं चुनाव के मैदान में हूं, बल्कि देवतुल्य मेरे लिए इसलिए है क्योंकि आजमगढ़ के लोग नेताजी के दिलों में बैठे। जो नेताजी के दिल में बैठा हो वो कैसे मेरे लिए देवतुल्य नहीं होगा। इसलिए मेरे आजमगढ़ के लोगों, लड़ाई तो आप जिता चुके हो, और लड़ाई केवल आप नहीं, लड़ाई तो पूरे प्रदेश के और देश के लोग मिलके आर्य अखिलेश यादव जी को जिता चुके, इस बात का पूरा यकीन है। लेकिन चूंकि ये नामांकन का समय है, नामांकन के समय पर अपने साथियों की भी जब तक दिलों की बातें नहीं होगी
तब तक ये कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। इसलिए आजमगढ़ के साथियों आपको बताना कराया और आदरणीय जमाली साहब को जिन्होंने आना कबूल किया हमारी पार्टी में, उसके बाद तो फिर कोई चुनाव ही नहीं रह गया मेरे साथियों। जहां आजमगढ़ के मेरे लोगों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपसे हमको जज्बाती रिश्ते चलाने हैं, वहीं मैं जानता हूं कि आजमगढ़ की सरजमी मामूली सरजमी नहीं है। देश के सामने जब कोई बड़ी राजनीतिक चुनौती आई, चाहे देश की जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, चाहे इमरजेंसी की लड़ाई चल रही हो, या समाजवादियों के सामने जब कभी चुनौती आई, तो आजमगढ़ के लोगों ने समाजवादियों को हमेशा झंडा को बुलंद करने का काम किया, कभी आजमगढ़ के लोगों ने पीठ दिखाने का काम नहीं किया। इसलिए इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं, जहां इस क्षेत्र से चुनाव तो आदरणीय दरोगा जी को और मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, वहीं आजमगढ़ के लोगों में आज आपको भरोसा दिलाता हूं, आपका प्रतिनिधि बन के जब जाऊंगा तो कोई दिल्ली में गूंगा बहरा एमपी बन के नहीं बैठने जाऊंगा, ये ध्यान। और ऐसा भी एमपी बन के नहीं जाऊंगा कोई कितनी भी बड़ी सी बड़ी सामने चीजें खड़ी रहे, चाहे कोई तानाशाह खड़ा रहे, लेकिन आपका बेटा कभी आपका मान सम्मान गिरने नहीं देगा, ये भरोसा दिलाता हूं। पीडीए की लड़ाई जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने छेड़ी है, उस लड़ाई का सबसे मजबूत वकील बन के आपके बीच रहूंगा, ये आजमगढ़ के लोग आपको अपील करता चाहता। मुझे नहीं मालूम मेरी इस लड़ाई से मेरे साथ कौन मुझसे खुश होगा, कौन नाराज होगा, लेकिन मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं और संकल्प लेना चाहता हूं, आजमगढ़ के लोगों, आपके बीच जीवन में चाहे जितनी बड़ी चुनौतियां आ जाएं, चाहे जितनी बड़ी ताकत सामने क्यों न खड़ी हो, लेकिन बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, हमारे पिछड़े दलित भाइयों के, आदिवासी भाइयों और मुसलमान भाइयों के, और जो हमारे जरूरतमंद और अगड़े भाई हैं, उन भाइयों के अगर मान सम्मान स्वाभिमान की कभी कोई लड़ाई आएगी तो आपका बेटा सबसे पहले सीना अड़ा के लड़ने का काम करेगा। ये मैं अपने आजमगढ़ के लोगों आपको यकीन दिलाना चाहता हूं साथियों। और ये बातें कोई आज मैं चुनाव की उम्मीदवारी के कारण आपके बीच नहीं कह रहा हूं, सदैव नेताजी के सानिध्य में रहते हुए लोकसभा में मुझे संघर्ष करने का बहुत सारा मौका मिला है, और जब कभी मौका मिला है तो मेरे आजमगढ़ के भाइयों, कम से कम आप फक्र महसूस कर सकते हो, आपका भाई कभी किसी तानाशाह से दबने का काम नहीं किया है साथियों। बताओ मेरे साथियों, बताओ मेरे साथियों, कभी दबा हो? इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, देश की राजनीति में जो माननीय अखिलेश यादव जी ने लड़ाई छेड़ी है, कोई मामूली लड़ाई नहीं है। और आप सभी जानते हो, जब इस लड़ाई को जिस किसी ने छेड़ा, चाहे आजादी से पहले हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने छेड़ा हो, चाहे सदैव नेताजी ने छेड़ा हो, कर्पूरी ठाकुर जी ने छेड़ा हो, मान्यवर काशीराम जी ने छेड़ा हो, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने छेड़ा हो, जब किसी लोगों ने भी समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों की आवाज को छेड़ने का काम किया, आवाज को बुलंद करने का काम किया है, तो निश्चित तौर पे ये सामंती लोगों ने अन्याय अत्याचार में और षड्यंत्र में कभी कमी नहीं रखी मेरे साथियों। इसलिए मैं आज इस मौके पर अपने दलित भाइयों से, पिछड़े भाइयों से अपील करूंगा, इस लड़ाई को आपको लड़ना है और आपको जीतना है, और ये लड़ाई आपके हक की लड़ाई है साथियों। आज देश के अंदर चिंतन मंथन चल रहा है इस बात का कि देश में संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। मैं समझता हूं जो 2 चरणों का चुनाव हुआ है, उस चुनाव के वहां के जनमानस ने यह साबित कर दिया है कि बाबा साहब के संविधान को जो छेड़ने की कोशिश करेगा वो गद्दी से उतरने में समय उसको नहीं लगेगा। 2 चरणों का चुनाव साबित कर दिया है। अब बीजेपी वाले कहीं 400 पार की बातें नहीं कर रहे हैं। बताओ, 400 पार की बातें नहीं हो रही हैं। और अभी निकलने दो तीसरे चरण का चुनाव 7 तारीख को। ये 400 पार छोड़ो, ये 200 के नीचे ना आ जाए तब आपसे बात करेंगे साथियों। क्योंकि आज देश का, प्रदेश का, समाज के जिम्मेदार लोग, गरीब लोग, दलित लोग, पिछड़े लोग, पीड़ित लोग सब एक मंच पे खड़े होके आदरणीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को दिल से स्वीकार कर चुके हैं मेरे साथियों। और ये आजमगढ़ तो इस सामाजिक न्याय के आंदोलन की
सबसे पहली उर्वरक सरजमी रही है ये। तो मैं आजमगढ़ के आपके बीच में आपके बुजुर्गों नौजवान साथियों आपसे कहूंगा कि जब ये लड़ाई पूरा देश लड़ रहा हो तो आजमगढ़ के लोगों तो इस लड़ाई को इतनी मजबूती से लड़ देना कि भविष्य में कभी बीजेपी का आता पता इस इलाके में न चल पाए। साथियों बताओ लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? साथियों मजबूती से लड़ोगे? बाबा साहब के संविधान को कभी खत्म होते देख पाओगे? और जिस दिन संविधान खत्म हो गया, ये जो मीडिया के साथी बीजेपी को बहुत निभाते हैं, मैंने तो कई मौकों पे कहा है अभी चौथा स्तंभ बचे हो, अगर संविधान खत्म हो गया तो आपका भी स्तंभ फिर पता नहीं चलेगा। इसलिए संभल जाओ अभी भी और बीजेपी की गलत चीजों को दिखाना और सच्चाई जनता को बताना शुरू कर दो। साथियों आप सोचो हम लोगों के खिलाफ कितने षड्यंत्र। जब यही वैक्सीन का मामला आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस समय उठाया था और कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, तब सोचो कितनी आलोचना लोगों ने की, विपक्ष से लेके मीडिया के लोगों ने। घंटों घंटों चैनलों पे डिबेट हो रही थी। आज बताओ चैनलों पे डिबेट करने वाले और भाजपा के लोगों जबरदस्ती आपने वैक्सीन ठुकवा दी क्योंकि उस कंपनी से आपने चंदा ले रखा था। अब किसी से देश में छुपा नहीं है। साथियों चंदा चोर और चंदे के चक्कर में आपने ये भी चिंता नहीं की कितने परिवारों के दीपक बुझ जाएंगे। 18, 20, 22, 25 साल के नौजवान आज हार्ट अटैक हो रहे हैं। आप सोचो। तब मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं ये बीजेपी के लोग अपने स्वार्थ में कभी भी किसी की जान भी लेने से नहीं चूकते हैं। मेरे साथियों नहीं चूक रहे। सामने उदाहरण वैक्सीन के बारे में हाई कोर्ट में उस कंपनी ने कह दिया कि हार्ट अटैक हो सकते हैं और यही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही थी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कितनी आलोचना की थी लोगों ने। सोचो मेरे साथियों मुद्दे बहुत गंभीर हैं, देश के सामने गंभीर चुनौती है और ये मान के चलना मेरे भाइयों अगर बीजेपी को इस चुनाव में नहीं हटा दिया तो फिर देश के अंदर कौन सी व्यवस्था होगी इस बात का अंदाज हम और आप लगा नहीं सकते हो। बड़ी बात नहीं गुलामी के रास्ते में ले जाएं। हमारे आसपास के देशों के उदाहरण हैं जिन देशों में तानाशाही चल रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत दौरे करते हैं उन देशों के और उसी तरह की व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में बनाना चाहते हैं और व्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसीलिए बीजेपी वाले कह रहे थे अब की बार 400 पार। 400 पार क्यों चाहिए? क्योंकि संविधान में परिवर्तन के लिए, संविधान की बुनियाद को खत्म करने के लिए इन्हें 2/3 से ज्यादा बहुमत की जरूरत है। तो मेरे भाइयों आजमगढ़ के लोगों, देश के लोगों ने जो शुरुआत कर दी है बीजेपी को हटाने की, आजमगढ़ आते आते तो बीजेपी को आप लोग एकदम पटरा कर देना इतने बड़े वोटों से। बड़े भाई आदरणीय दरोगा जी को भी जिता देना और मुझे भी अपना आशीर्वाद दे देना, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और जब जीत के जाएंगे हम लोग तो दिल्ली में आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को इतना मजबूत कर दो कि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी दिल्ली की तरफ चले तो दिल्ली पे फिर उन्हीं की धमक दिखाई दे, किसी दूसरे की धमक न दिखाई दे। बताओ साथियों करोगे इतना मजबूत कि नहीं करोगे? आदरणीय अखिलेश जी को करोगे मजबूत कि नहीं करोगे? इतना मजबूत कर दो कि माननीय अखिलेश जी की कलम में, उनके हाथों में इतनी ताकत आ जाए कि हमारे गरीब किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ करा दें। इतनी ताकत दे दो।